हेलो, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी जो है आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है मल्टीपल चार्जेस के केस में जो है अप्लाई होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर मल्टीपल चार्ज हो, ठीक है, ये दोनों केस में ये प्रिंसिपल लागू होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, ये दोनों के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वैलिड है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर दो से ज्यादा चार्ज हो, जिसको मल्टीपल चार्ज बोलते हैं, दो से ज्यादा चार्ज को मल्टीपल चार्ज बोलते हैं, अगर दो से अधिक चार्ज हो तो दो चार्ज के बीच के फोर्स को तीसरा वाला चार्ज या चौथा वाला चार्ज या पांचवा वाला चार्ज वो अफेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे Q1 और Q2 नाम का दो चार्ज है, अगर कोई तीसरा चार्ज अगर आ जाए Q3 तो Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको Q3 जो है अफेक्ट नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the force between two charges could not be affected by third charge या other charges। दो चार्ज के बीच के फोर्स को कोई दूसरा चार्ज या तीसरा चार्ज जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है आपको याद रखना है मल्टीपल चार्ज के केस में जो है लागू होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिंगल चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो क्या होगा, Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज है, अगर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो तीनों के कारण होगा। ठीक है, इन तीनों के कारण यहाँ पे फील्ड होगा। लेकिन Q1 के कारण जो फील्ड होगा E1, उस पर Q2 के कारण जो फील्ड होगा E2, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कुड नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर चार्जेस। किसी एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको दूसरे चार्ज जो है अफेक्ट, उसके वैल्यू को, उसके डायरेक्शन को दूसरा चार्ज जो अफेक्ट नहीं कर सकता है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके बीच रिलेशन जो है देखते हैं उसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अगर Q और कैपिटल Q और स्मॉल q नाम का दो चार्ज है, ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, तो F इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे Q1 के जगह स्मॉल कैपिटल Q रखेंगे और Q2 के जगह स्मॉल q रखेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यहां पर तो क्या होगा, तो KQ बाई आर स्क्वायर होगा। अगर इस चार्ज का यहां पर फील्ड निकालें और स्मॉल q के पास तो क्या आएगा, तो डिस्टेंस इस पॉइंट का यहां से r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस चार्ज के कारण, तो यहां पर ये चार्ज रखेंगे। अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो KQ बाय आर स्क्वायर ये जो है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। तो दोनों को मिला करके क्या आ रहा है, ये है E हो जाएगा, ये स्मॉल क्यू, तो फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वहां के चार्ज को अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिलेशन हुआ। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कहने का क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू वो चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है एक जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बदल रहा है। तो फिर अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो इक्वल टू होगा dF बाई dQ। अगर किसी स्पेस में किसी जगह पर फोर्स वेरिएबल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो E इज इक्वल टू होता है dF बाई dQ। ये हुआ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में फॉर्मूला, या ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिलेशन हुआ। ठीक है, ये F इक्वल टू क्यू ई, तो यहां पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई क्यू। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में हुआ। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो E इक्वल टू लिखेंगे dF बाई dQ। तो ये जो है रिलेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे जाकर के जो है खत्म होता है, एंड होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। और निगेटिव चार्ज में जो है इस तरीके से आकर के एंड होगा। तो निगेटिव चार्ज के तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव चार्ज से जो है दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर लाइंस दिखेगा नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए जो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर हमको पेपर पे दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मदद से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड को भी बताता है और डायरेक्शन को भी। तो मैग्नीट्यूड को कैसे बताता है, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन है जहां पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है। अब एक बी कंडीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट ही है, लेकिन यहां पे फर्क क्या है, यहां पर लाइंस ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कम है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। तो नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर अगर ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कम है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन को भी बताता है और मैग्नीट्यूड को भी बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम यहां पे बात करें तो अगर चार्ज के पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को
तो चार्ज के पास इस एरिया में लाइंस का नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, लेकिन इस एरिया में देखें तो चार्ज लाइंस जो है थोड़ा दूर दूर है, डिस्टेंस जो है बढ़ गया है, लेकिन यहां पर लाइंस के बीच का दूरी जो है कम है। तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है पास पास है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो दूरी ज्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो यहां पर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर E1 और E2 में कंपेयर करें तो E1 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर घना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पास पास है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि यहां पर कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कांस्टेंट है या वेरिएबल, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या देख रहे हैं, यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का संख्या उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है, तो इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, संख्या जो है या फिर दूरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा लाइंस है, जैसे जैसे दूर जा रहा है लाइंस के बीच का दूरी बढ़ रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का दूरी और संख्या वो सेम रहे तो कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर दूरी जो है चेंज हो और डेंसिटी भी चेंज हो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो ये वाला कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, ये वाला कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर जो है संख्या जो है हट बढ़ नहीं रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्रोड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और निगेटिव चार्ज पे क्या होता है जाकर के खत्म होता है। तो पहला पॉइंट ये होगा, पहला प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर के खत्म कहाँ होता है, निगेटिव चार्ज पे। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, अगर दो चार्ज हो पॉजिटिव और निगेटिव, तो और बोला जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, तो पॉजिटिव चार्ज से निकला निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो गया, चारों तरफ निकलेगा। तो हम इस तरीके से जो है दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, ठीक है, बहुत सारा लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और जाकर के निगेटिव चार्ज पे जाकर के एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निगेटिव चार्ज जाके एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा अगर हम पॉइंट्स देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से निकला और फिर वहीं पे आ गया, ऐसा नहीं होता है, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और यहीं पे आके खत्म हो। ठीक है, तो ये क्लोज लूप जो है नहीं बनाता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप सर्किल नहीं बनाता है। जैसे अगर इस पॉइंट से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो घूम करके वहां पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों नहीं रह सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो निकलता है तो प्लस से तो निकलेगा, लेकिन माइनस पे क्या होगा, खत्म होगा। तो क्या प्लस माइनस एक साथ रह सकता है, नहीं रह सकता है। प्लस माइनस एक साथ रहेगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो कभी भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप का मतलब पॉजिटिव भी वहीं पर है, निगेटिव भी वहीं है, वहीं से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वहीं पर आ गया।
ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे एक लाइन ये है, इधर से इधर जा रहा है, तो दूसरा लाइन जो है उसको काटेगा नहीं कभी भी, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करता है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि अगर ये दो लाइंस है जो एक दूसरे को काट रही है, अगर जिस पॉइंट पे कट रही है अगर वहां पर बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस पॉइंट पर इस लाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस लाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन एक ही पॉइंट पर जो है दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, या तो डायरेक्शन इधर होगा चाहे इधर होगा, है ना। बट यहां पर तो क्रॉस कर रहा है तो दो डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं करेगा। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो जो नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो संख्या है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, मैग्नीट्यूड नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके नंबर के? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर के। अगर यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस जगह पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ए और बी में पूछेगा कहां पर ज्यादा स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां का ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर तो तीन ही दिख रहा है लाइंस, यहाँ पर लाइंस ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन का जो है अगर यहाँ E1 है यहाँ E2 है, तो कोई पूछेगा कि E1 E2 में कौन स्ट्रांग है, तो E1 ज्यादा है E2 से। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके बता सकते हैं कि वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। अगर ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का दूरी भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में सब है, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा हो, तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इन सब लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन इधर है इधर है इस तरह, तो डायरेक्शन डिफरेंट है यहां पर सारे लाइंस का। ठीक है, और दूरी भी क्या हो रहा है, यहां पर दूरी पास पास है लेकिन यहां पर दूरी बढ़ गया, तो ये जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। मतलब डिस्टेंस सेम होना चाहिए कांस्टेंट होने के लिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके बता सकते हैं कि वो जो है कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो है अगर निकालना है हमको डायरेक्शन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का जो है ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अगर आपको इसमें डायरेक्शन तो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में आपको डायरेक्शन पता करना हो तो उस पर आपको एक टेंजेंट खींच देना है। टेंजेंट, तो यहां पर जो है पॉइंट ए पर डायरेक्शन इधर होगा, पॉइंट बी पर डायरेक्शन जो है टेंजेंट इधर बता रहा है, सी पर डायरेक्शन टेंजेंट इधर बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो उस पर आप टेंजेंट खींच दीजिए। टेंजेंट जानते हैं कि जो कर्व लाइंस को छूते हुए गुजरे उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट जो है डायरेक्शन बताता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम लोग कुछ शेप देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप देखेंगे अलग अलग चार्जेस के कारण। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकलता हुआ दिखाएंगे। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि पॉजिटिव चार्ज है, बताइए कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो उससे बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे। अगर निगेटिव चार्ज है
तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से दिखाएंगे आता हुआ। ठीक है, अगर आपको कहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है भाई। इन दोनों के कारण कैसा होगा, तो अभी बताए थे आपको कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा, और भी लाइंस होगा। तो इस पर निकलता हुआ दिखाएंगे और नेगेटिव पे जाकर के खत्म होता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, आगे आपको पढ़ाएंगे कि डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है कि जब प्लस और माइनस चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे हो तो इसको बोलते हैं डाइपोल। तो अगर डाइपोल के कारण बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो जैसा ये होगा वैसा ये भी होगा। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे। अब अगर आपको कहेगा सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो इसके कारण कैसा होगा शेप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहां से तो निकलता हुआ दिखाएंगे, लेकिन ये इस पर जाएगा नहीं क्योंकि इन दोनों में रिपल्सन है। तो इससे भी लाइंस निकलेगा लेकिन इससे दूर चला जाएगा, इससे भी लाइंस निकलेगा लेकिन दूर चला जाएगा। तो लाइंस जो भी निकलेगा वो दूर चला जाएगा इससे, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो दो पॉजिटिव चार्ज को अगर एक साथ रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस तरह का होगा, एक दूसरे से दूर जाता हुआ। ठीक है, अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण कैसा होगा भाई, तो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे पर क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, इस पर भी आएगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से मिलेगा नहीं, दूर दूर ही रहेगा। ठीक है, इस पर भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पर भी आएगा, इस पे भी आएगा। ठीक है, तो दो नेगेटिव चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप जो है कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये सेम ही है लेकिन इसमें निकल रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज पे जा रहा है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट तरह का अलग अलग शेप भी बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अलग अलग चार्ज के कारण। ठीक है, ये एग्जाम में जो है आ सकता है और पहले भी आया है एग्जाम में ये। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो है अगर हम किसी एरिया का बात करें, अगर ये कोई एरिया है, इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, अगर किसी दिए गए एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा हो तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी दिए गए क्षेत्रफल से, किसी दिए गए एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल से कंपेयर करते हैं, जैसे कि अगर किसी पाइप से जो है पानी निकल रहा हो। ठीक है, अगर पानी निकलने का स्पीड तेज होगा, ठीक है, अगर पर सेकेंड पानी वाटर का जो वॉल्यूम वो ज्यादा निकल रहा हो तो हम क्या कहेंगे, पानी का फ्लक्स जो है, पानी का जो बहाव जो है वो स्पीड जो है ज्यादा है क्योंकि ज्यादा वाटर निकल रहा है। उसी तरीके से अगर किसी दिए गए एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। अगर हम दो एरिया ले लें, एक एरिया ये है, यहां से जो है कुछ इतना लाइंस निकल रहा है, तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये φ1 है और ये φ2 है
φ1 और φ2, कोई पूछेगा कि फ्लक्स ज्यादा कहाँ होगा, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, ठीक है, एरिया दोनों लगभग सेम है लेकिन लाइंस ज्यादा यहां पर है, तो यहां पर φ1 जो है वो कम होगा φ2 से, φ2 जो है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। अब इसको जो है कैसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ई डॉट डीएस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये ए डॉट बी का पता है आपको फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ये एस क्या है भाई? ये एस जो है एरिया वेक्टर है। बोलो कि एरिया वेक्टर होता है क्या? एरिया भी वेक्टर होता है। तो अगर बात करें कि ये जो कॉस थीटा है ये क्या है, यहां पर ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds जो है एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और ये थीटा जो है एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड ds है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा, ये वाला। तो फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यहां पर? और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता किधर है? तो मान लीजिए आपके पास कोई एक एरिया है ये, ठीक है, कहेगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा इस एरिया का, तभी तो ये वेक्टर बन पाएगा, बिना डायरेक्शन का तो वेक्टर होता नहीं है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन ये होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक इसी को ऐसे रख दें, ठीक है, ये समझ लेते मेरा हाथ जो ये एरिया है, तो अगर हम इस ऐसे रख दें तो यहां पर जो डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां पर डायरेक्शन जो है 90 डिग्री पे होगा, इस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो एरिया से 90 डिग्री पर होता है, ये बाहर की तरफ निकलेगा परपेंडिकुलर। अगर पीछे का बात करें, पीछे के एरिया का, तो पीछे जो है अंदर की तरफ होगा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस एरिया के 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में डायरेक्शन क्या है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही है, न्यूटन पर कूलम होता है। अब ये एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अच्छा, इसका अगर हम वोल्ट के फॉर्म में, अभी वोल्ट वाला जो है आप लोग को यूनिट नहीं बताए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग वोल्ट वाला जो है अगले क्लास में बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वोल्ट के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे वो अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।